हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कम्प्लीटली न्यू सीरीज दैट इज गोइंग टू बी हमारी साइंस की सीरीज। नाउ आज की इस वीडियो में एंड आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बायोलॉजी थ्रू एमसीक्यूज। नाउ इस पूरी सीरीज में आपको 300 एंड प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे एंड ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। Now, this series is going to be very, very important for those who are preparing for any one day examination and state PSCs के लिए भी equally important series है, SSC वालों के लिए भी बहुत important series है and जितने भी SI वगैरह के जितने पेपर्स होते हैं सबके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नो जिस हिसाब से क्वेश्चंस यहाँ पे डिवाइडेड हैं, ये इसका इंडेक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर हैं एंड ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हैं। टोटल अगर आप देखेंगे इसमें तो 330 क्वेश्चंस है इस सीरीज में। नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेसिफिक प्रोसेस जिसमें ये पूरी सीरीज कवर करेंगे। सबसे पहले आपको सारे के सारे यहाँ पे 330 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे। नाउ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं एंड इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन तो दूंगा ही, साथ में मैं आपका स्टैटिक बायोलॉजी भी रिवाइज करवाऊंगा। जिसकी वजह से ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल है आप सबों के लिए। यू कैन वॉच दिस सीरीज फॉर 10 मिनट्स एंड आपको पता चल जाएगा इसकी क्या यूटिलिटी होने वाली है। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज फर्स्ट सेशन एंड डेली मतलब जो भी वीडियोस अपलोड होंगी अराउंड 55 मिनट्स टू 1 आवर की इसकी लेंथ होगी, सो दैट आपके लिए कन्वीनियंट हो इसको रिवाइज करना डेली बेसिस पे। सो लेट अस स्टार्ट टुडे विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा सेल टॉपिक से होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट। Now, consider the following statements regarding the cell size and structure. Now, mycoplasma are the smallest cells measuring approximately 0.3 micrometers in length. Human red blood cell, that is RBC, are around 7 micrometers in diameter. And then हमारा है the largest isolated single cell is the egg of a giant protist. So, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए अबाउट द सेल। नाउ अगर मैं सेल की बात करूं तो दिस सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुके। ओके, दिस सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुके। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लिविंग सेल की, तो फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने फाइंड किया था? सो दिस वाज फाउंडेड बाय एंटोन वैन लियोन हुक एंड वो कौन सा सेल था? दिस वाज अ सेल ऑफ अ बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा जो कि आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते होगे इज अबाउट रॉबर्ट ब्राउन। अब यहाँ पे दोनों के नाम्स में रॉबर्ट है। रॉबर्ट हुके डिस्कवर्ड द सेल वेयर एज रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा जब हमने सेल की बात कर ली तो अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। तो ये सेल थ्योरी दिस वाज प्रोपाउंडेड बाय हूम? तो दिस वाज प्रोपाउंडेड बाय शील्डन एंड स्वान। ओके, क्लियर है ये। नाउ अब बात करते हैं अबाउट दिस क्वेश्चन। Now, mycoplasma are the smallest cell measuring approximately 0.3 micrometers in length. So, this is absolutely true. बिल्कुल correct statement है ये। RBCs are about 7.0 micrometers in diameter. ये भी absolutely correct है। एंड यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हमारा द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज एग ऑफ अ जायंट प्रोटिस्ट। ये स्टेटमेंट जो है हमारा ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बिकॉज जो लार्जेस्ट सिंगल सेल की अगर मैं बात करूं सो दिस इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये एक ऑस्ट्रिच का एग होता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे लार्जेस्ट की जगह पे लॉन्गेस्ट पूछा है आपसे कि विच इज द लॉन्गेस्ट सेल, सो लॉन्गेस्ट सेल इज दैट ऑफ अ न्यूरॉन विच इज ऑल्सो नोन एज द नर्व सेल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले यहाँ पे आंसर हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के से पहले सेल में टू टाइप्स ऑफ सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा। द फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? नो, प्रोकैरियोटिक सेल इज द वन वेयर द न्यूक्लियर इज एब्सेंट, सॉरी न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट इज
कि जो भी ऑर्गेनेल होते हैं सेल में, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, सच एज राइबोसोम, ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। इट मीन्स दैट द प्रोकैरियोट्स लैक सम मेम्ब्रेन। ओके ना, वहीं पे अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस इज देयर, न्यूक्लियस इज फाउंड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। इसका मतलब कि मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एटसेट्रा। नाउ प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल देना मैं भूल गया। सो प्रोकैरियोट के एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया इज वन ऑफ अ वेरी फेमस एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारा साइनोबैक्टीरिया एंड नेक्स्ट इज आवर माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा का आपने नाम पहले भी सुना होगा, दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल। अब यूकैरियोटिक की मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक के एग्जांपल्स हैं हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सो अब आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़ा सा स्टैटिक बताऊंगा आपको। सो अगर आप बहुत पेशेंस से इस लेक्चर, इस सीरीज़ को देखोगे तो आई कैन गारंटी यू दैट कि 90% ऑफ द क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लोगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि साइंस में यही होता है कि बहुत हम लोग रटने पे जाते हैं, दैट्स वाई द प्रॉब्लम ऑकर्स। ओके, सो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। ओके, नाउ अब सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। सो इसके बारे में भी सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट जो होता है सेल मेम्ब्रेन में वो कितने टाइप्स का होता है। सॉरी जस्ट अ सेकेंड। नाउ सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है। ओके ना, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, इसमें जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिक फॉस्फोलिपिड लेयर से ये कवर होता है, जिसमें कि प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फॉस्फोलिपिड लेयर होती है मेम्ब्रेन की, जिससे कि मूवमेंट होता है ना। नेक्स्ट जो होता है वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो होता है सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल मीन्स व्हाट, कि ये स्पेसिफिक नहीं होता है, इट मीन्स दैट कि रैंडम मूवमेंट होता है। अब इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं सिंपल मूवमेंट का, तो जो गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोली होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। नाउ नेक्स्ट टाइप इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, अब जो हमने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स देखे थे, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू यहाँ पे मूवमेंट होता है इन द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मूवमेंट इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें कि वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे होता है। ओके, एंड अगर मैं बात करूं लास्ट टाइप की मूवमेंट की, सो दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे मूवमेंट जो होता है वो अगेंस्ट होता है, इट मीन्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर होती है फॉर द मूवमेंट। सो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या ऑस्मोसिस में पर्टिकुलरली एनर्जी की नीड होती है, नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स रिक्वायर एन एनर्जी मीडियम। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। नाउ diffusion involves the movement of solute from low concentration to high concentration. Next है osmosis is the movement of water through a semi-permeable membrane from high water concentration to low water concentration. This is absolutely correct. Now, active transport is an energy dependent process utilizing the ATP.
एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे लिखा है डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, नॉट लो टू हाई। लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं होता है डिफ्यूजन, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन पे दिस थिंग वर्क्स। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज हमारा अगेन सेल मेम्ब्रेन पे ये क्वेश्चन है। कुछ हमें जो शुरू के 3 या 4 क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली सेल पे हैं। सो अब देखते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर इज वाइडली accepted as the fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson। जो सेल मेम्ब्रेन इट फॉलोज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो मैंने अभी आपको बताया था। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ही मैंने बताया था कि एक लिपिड की लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है जिसमें कि प्रोटीन्स होते हैं। एंड यही इस क्वेश्चन में पूछा है, यही स्टेटमेंट में मेंशन्ड है दैट इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ अ लिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो सेल मेम्ब्रेन पे आपने सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखा कि दिस इज बेस्ड ऑन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकल्सन। सेकेंड है इट हैज़ अ फॉस्फोलिपिड लेयर with embedded proteins, this one is also absolutely correct। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है the phospholipid in the membrane have a hydrophobic head and a hydrophilic tail। now जो ये लेयर है, ये लेयर किस तरीके से बनी होती है इसके डेप्थ में ये क्वेश्चन है। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, बट एक रेफरेंस के लिए आप इसको याद कर सकते हो कि द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि जो इसका क्या कहते हैं, जो फॉस्फोलिपिड होता है दीज हैव अ हाइड्रोफिलिक दैट इज वाटर लविंग हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब आपको पता ही होगा कि जिस चीज़ को वाटर से डर लगता है। ह्यूमंस भी हाइड्रोफोबिक होते हैं। सो जो इसकी टेल होती है दिस इज हाइड्रोफोबिक वेयर एज द हेड इज हाइड्रोफिलिक और वाटर लविंग। यहाँ पे हेड के लिए इन्होंने हाइड्रोफोबिक लिखा है, सो द स्टेटमेंट हैव बीन रिवर्स्ड। दैट इज वाई थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होगा। ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हियर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल पे। लेट्स सी दिस। नाउ दे possesses a well defined nucleus with a nuclear membrane। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। सो ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स जो हैं सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, सच एज राइबोसोम्स, these generally float in the prokaryotic cell because they do not have a membrane। membrane bound organelle नहीं होता है। ओके, दैट इज वाई हमारा सेकेंड स्टेटमेंट एब्सोल्युटली यहाँ पे करेक्ट है। Now their ribosomes are of 70s type। अब यहाँ पे एक चीज आप याद रख सकते हो, थोड़ी डेप्थ का पार्ट है, इतने डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, बट ड्यू टू द चेंजिंग नेचर ऑफ द एग्जाम्स यहाँ पे ये चीज हम समझ सकते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना इसमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। वेयर एज अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो इसमें 80s टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज रॉन्ग बिकॉज प्रोकैरियोटिक हैज एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन एंड ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लॉइड एंड दिस लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनल्स। नो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स विद देयर फंक्शंस। नो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यू विल नो अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज द
powerhouse of the cell, and it is the site of the ATP production. Okay, now mitochondria has its own DNA as well as its own ribosomes. ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम राइबोसोम्स के बारे में। अब ये जो राइबोसोम होते हैं, दीज आर फाउंड इन बोथ द प्रोकैरियोट्स एज वेल एज द यूकैरियोट्स। ओके, नाउ प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है राइबोसोम्स का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल हैं लाइसोसोम्स। Now the lysosomes are known as the suicidal bags of the cell. Now they also contains the hydrolytic enzymes. अब ये hydrolytic enzymes क्या काम करते हैं? Now what are enzymes used for? They are used for the intracellular digestion. So lysosomes का काम होता है digestion का, and these are also known as the suicidal bags. Next important is the Golgi body, Golgi apparatus or Golgi bodies, which are also known as the packaging center of the cells. Okay, next हमारा आता है ER, that is known as the endoplasmic reticulum. Basically this is of two types. एक तो है rough endoplasmic reticulum. Now the rough endoplasmic reticulums, this contains the ribosomes and यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव राइबोसोम्स एंड इसका जो काम होता है वो लिपिड सिंथेसिस का काम होता है। अब ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस हैपन्स इन द रफ ER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड लिपिड का सिंथेसिस होता है स्मूथ ER में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो वैक्यूल्स होते हैं। ना ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये स्टोरेज का काम करते हैं एंड 90% ऑफ द साइज, लार्जर साइज ये मिलते हैं प्लांट्स में। इट मीन्स व्हाट, दैट इन अदर वर्ड्स प्लांट्स में जो वैक्यूल्स मिलते हैं दे आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द एनिमल सेल। ना जो वैक्यूल्स में मेम्ब्रेन होता है, द मेम्ब्रेन इन द वैक्यूल इज नोन एज द टोनोप्लास्ट। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड अदर क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, सो अब क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स कंटेन देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राइबोसोम आर साइट ऑफ द लिपिड सिंथेसिस। अब हमने देखा था कि लिपिड का सिंथेसिस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ना कि राइबोसोम्स में। द राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास बचा जो कि है 1 and 3। फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया ही था। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सेंट्रोजोम्स की बात करूं तो सेंट्रोजोम्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल एंड दीज हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा 1 and 3 होगा, क्योंकि 2 इज इनकरेक्ट बिकॉज राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। अब सबसे पहले तो अगर बात करूं कि व्हाट एक्चुअली इज प्लास्टिड, तो प्लास्टिड का जो काम होता है दिस इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द न्यूट्रिएंट स्टोरेज इन प्लांट्स। ठीक है, एंड इसके अलावा पिगमेंट सिंथेसिस का भी काम प्लास्टिड्स में होता है। बेसिकली ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इनकी वजह से फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को कलर मिलता है। ओके, अब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। ठीक है,
प्लास्टिड्स का बेसिकली मैं दो फंक्शन आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, दिस प्रोवाइड्स कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सेकेंड इज इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स की बात करें तो सबसे पहला इज द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ग्रीन प्लास्टिड। ठीक है, एंड इट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज क्रोमोप्लास्ट। अब क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि क्लोरोफिल होता है विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्लास्टिड। अब क्रोमो मीन्स कलर्ड प्लास्टिड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कैरोटीन होता है विच प्रोवाइड्स ऑरेंज कलर। इसके अलावा ज़ैंथोफिल होता है विच प्रोवाइड्स द येलो कलर। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कलर्ड प्लास्टिड मैंने बताया। सो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, कलर देना टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। यहाँ पे एक लाइकोपीन का नाम आप याद रखना, ये पूछते हैं। दिस लाइकोपीन प्रोवाइड्स द रेड कलर टू टोमेटोज। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है दिस इज अ कलरलेस प्लास्टिड्स एंड इसका बेसिकली काम होता है द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ सब टाइप्स होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के। सबसे पहला सब टाइप होता है अमाइलोप्लास्ट। अब अमाइलो अमाइलेज से बना है एंड अमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का स्टोरेज। सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप इज द एलायोप्लास्ट। अब एलायोप्लास्ट का काम होता है ऑयल्स प्लस फैट्स को स्टोर करने का। एंड थर्ड टाइप इज एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का काम होता है यहाँ पे प्रोटीन्स को स्टोर करने का। तो प्लास्टिड्स के बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बेसिक भी मैंने बता दिया एंड बहुत एडवांस लेवल पे भी बता दिया। ठीक है, सो अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं अब क्वेश्चन के बारे में। नाउ दिस क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स द कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड प्लास्टिड्स एंड कैरोटीन जो है वो ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है एंड ज़ैंथोफिल जो है वो येलो कलर प्रोवाइड करता है। सो एब्सोल्युटली करेक्ट है। Now, amyloplasts are a type of leucoplast that store soil and fats. सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। वाई? बिकॉज अभी मैंने बताया एमाइलो आप एमाइलेज से भी डिराइव कर सकते हो, जिसका काम होता है द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च। सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है। नाउ द क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, सेकंड को हम एलिमिनेट कर देंगे। सो आंसर हमारे यहाँ पे बी होगा। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, आप चाहो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यूक्लियस। नाउ इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। एब्सोल्युटली करेक्ट है। The nuclear membrane has pores that allow the material transfer, and chromatin packs the DNA into more compact form to prevent tangling. So यहाँ पे सारे फैक्चुअल बातें एंड एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्रोमेटिन का काम क्या होता है, ये डीएनए को कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक करता है बिकॉज डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, सो दैट ये टैंगल होके ये आपस में गलत ना हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल वॉल्स। अब सेल वॉल्स एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको ये पता होना चाहिए सबसे बेसिक बात कि सेल वॉल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। ओके, इसका मतलब क्या कि प्लांट सेल्स में यहाँ पे सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं बात करूँ प्लांट्स में
तो इन द प्लांट्स द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एज वेल एज प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं एल्गी की बात करूं तो एल्गी में द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, मनान्स एंड गैलेक्टन्स। ठीक है, एंड अगर मैं थर्ड बात करूं इन द फंजाई, तो फंजाई में दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लिकैन। ठीक है, पेप्टिडोग्लिकैन। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल्स मैंने बता दिया आपको, किसमें क्या कंटेन होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेट अस नाउ स्ट्रेट अवे मूव टू द क्वेश्चन। नाउ द फंगल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ चिटिन, मैंने अभी बताया था, एब्सोल्युटली करेक्ट है। बैक्टीरियल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, अब ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा था सेल्यूलोज एंड प्रोटीन्स के साथ जो सेल वॉल जो बनी होती है, दिस इज बेसिकली इन दी प्लांट सेल। बैक्टीरियल सेल में जो होती है, दिस आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लिकैन। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड को हम कर देंगे एलिमिनेट, एंड थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। प्लांट सेल वॉल आर प्राइमरली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा, सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन, बाकी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अबाउट द प्लांट टिश्यूज। अब प्लांट टिश्यूज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो अब हम देखेंगे इस टॉपिक को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट्स। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेट अस नाउ फर्स्टली सी कि टिश्यूज इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स। वो टू टाइप कौन से हैं? सबसे पहला तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड द अनदर वन इज परमानेंट टिश्यूज। ओके, अब बात करता हूं मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। ओके, नाउ दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, these type of tissues are continuously dividing and these are made up of cellulistic walls। इसके अलावा डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनमें, and in addition to that they have a large nucleus। okay, these are the basic characteristics of the meristematic tissues। okay, अगर मैं बात करूं वैक्यूल्स की, तो इनमें वैक्यूल्स जो होता है इट इज आइदर स्मॉल और इट इज वेरी इट इज आइदर वेरी स्मॉल और इट इज एब्सेंट। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करूं तो सबसे पहला टाइप होता है इसका एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम दिस इज प्रेजेंट एट द रूट ऑफ द प्लांट एंड द शूट के टिप पे ये मिलता है। एपिकल मेरिस्टेम का अगर मैं फंक्शन की बात करूं, सो दिस इज प्राइमरली देयर फॉर ग्रोथ, मतलब लेंथ, प्लांट की इंप्रूव एंड लेंथ बढ़ाने में काम करता है एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंड इज द इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? जैसे कभी कोई हर्बीवोरस एनिमल जो है वो प्लांट को ग्रेज करता है, तो ग्रेज करता है तो आधा पार्ट प्लांट का जमीन पे ही रहता है एंड आधा दी ग्रेज। सो उन आधे पार्ट को जो कि ग्रेज कर दिया गया है उसको रीजेनरेट करने का काम करता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। थर्ड अगर मैं बात करूं तो दिस इज लैटरल मेरिस्टेम। अब लैटरल मेरिस्टेम का काम होता है इट इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द प्लांट। ओके, ये हमारे तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो गए। सबसे पहला हमने देखा एपिकल, देन इंटर कैलरी एंड थर्ड वन इज लैटरल। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट टिश्यूज की अगर मैं बात करूं तो दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सबसे पहले है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड देन हमारा आता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू का सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पैरेन्काइमा।
अब ये जो पैरेन्काइमा होता है, दिस इज अ लिविंग टिश्यू. इन एडिशन टू दैट दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. पैरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज करने का, एज वेल एज इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. समझ आ गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज collenchyma. Again, this collenchyma is a living tissue. In addition to that, this is made up of protein as well as cellulose. And collenchyma का क्या काम होता है? It provides the mechanical support to the plant. Mechanical support का मतलब है यहाँ पे flexibility. Now, थर्ड टाइप की मैं बात करूँ, so this is sclerenchyma. अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में ओनली द sclerenchyma is that which is composed of the dead tissues. Okay, now this is made up of lignin, बेसिकली सीमेंट टाइप होता है ये, एंड इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी और टफनेस. अभी आपने देखा होगा कोकोनट को, तो कोकोनट के ऊपर में जो हार्ड शेल होता है उसका, दैट इज एन प्राइम एग्जांपल ऑफ sclerenchyma. ओके, सिंपल परमानेंट आ गया समझ में? ओके, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की मैं बात बताता हूँ अब. तो यहाँ पे कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला होता है जाइलम, सेकेंड वन इज होता है फ्लोएम. अब जाइलम इज देयर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड ट्रांसपोर्ट. अब बेसिकली जो जाइलम होता है ना, ये मोस्टली डेड टिश्यू होता है. बट जाइलम में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन सीडीएस या सीएपीएफ या एनडीए में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि जाइलम बेसिकली डेड टिश्यू होता है, बट देयर इज जाइलम पैरेन्काइमा. तो जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, दिस इज अ लिविंग टिश्यू. ओके, फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली फ्लोएम जो होता है वो लिविंग टिश्यू होता है. ठीक है, सो इसको आपको ध्यान में रखना है. ओके, नाउ दो इंपॉर्टेंट टाइप्स यहाँ पे मैं एक और बता रहा हूँ आपको जो आपसे पूछे जा सकते हैं. एक होता है क्लोरेनकाइमा. कंफ्यूज मत होना, जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया था इन द सिंपल परमानेंट टिश्यू में, वो कॉलेनकाइमा था, वो कॉलेनकाइमा था, एंड ये क्लोरेनकाइमा है. क्लोरेनकाइमा क्या होता है? ये बेसिकली होता है पैरेन्काइमा टिश्यू विथ क्लोरोफिल. तो यहाँ पे क्लोर आ गया. ठीक है, एंड देन देयर इज एरेनकाइमा. एरेनकाइमा इज बेसिकली अ पैरेन्काइमा विथ एयर कैविटीज. अब पैरेन्काइमा में एयर कैविटीज होती हैं. इसका मतलब क्या कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोट करने में एरेनकाइमा हेल्प करता है. बस इतनी बातें आपको जाननी है, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी ये चीज़. अब हम देखते हैं क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स. नाउ द सेल्स आर वेरी एक्टिवली डिवाइडिंग. एब्सोल्युटली करेक्ट है. मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं. दे हैव अ वेरी लार्ज डिस्टिंक्ट वैक्यूल. अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि वैक्यूल आर ईदर एब्सेंट और दे आर वेरी स्मॉल. ओके, सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है. एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट. ये बिल्कुल सही है. मैंने आपको बताया था शूट की जो टिप पे होता है एंड रूट्स में हमें एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलता है विच इंक्रीजेज द लेंथ. सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली ट्रू. सेकंड हमारा गलत है. सो यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके वी कैन कम टू द राइट आंसर, दैट इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. अब हमने बात कर ली है टिश्यूज ऑफ प्लांट्स के बारे में बहुत डिटेल में, तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिंपल परमानेंट टिश्यूज. नाउ द पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड लूजली पैक्ड. सेकेंड है कॉलेनकाइमा प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी. ये हमने देखा था, एब्सोल्युटली करेक्ट है. नेक्स्ट इज sclerenchyma कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल विथ लिग्निफाइड वॉल्स. मैंने आपको कोकोनट का एग्जांपल बताया था एंड मैंने आपको बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में ओनली sclerenchyma इज देयर दैट इज विच इज डेड.
मेड अप ऑफ डेड टिश्यूज, डेड सेल्स। सो यहाँ पे बोल रहा है लिविंग सेल्स, थर्ड हमारा गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकेंड हमने देखा ही है जो एब्सोल्युटली करेक्ट है, सो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो चीज़ों को जब आप कंसेप्चुअली पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये भी मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब जो फ्लोएम है, दिस ट्रांसपोर्ट्स द फूड बाई डायरेक्शनली, एब्सोल्युटली करेक्ट है। जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली डेड कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू। मैंने आपको क्या बताया था कि जाइलम जो होता है ये बेसिकली डेड होता है, ठीक है। द ओनली लिविंग इज जाइलम पैरेन्काइमा, एंड यहाँ पे ऑप्शन रिवर्स कर दिया। सो थर्ड हमारा इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। बेसिक ही तो है ये, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। एंड यस, इफ़ यू वांट द पीडीएफ, सो ये जो बायोलॉजी के 330 क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, ये आपको इसकी पीडीएफ आपको 29 रुपीज़ में मिल जाएगी। लिंक विल बी मेंशन्ड इन द पिंड कमेंट सेक्शन। नाउ प्लांट सेल्स तो हमने देख लिए, अब बात आती है हमारे एनिमल टिश्यूज़ की, ठीक है। सी देखो कैसे क्रोनोलॉजी से इस चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं, ओके। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की, इसको भी कवर कर लेते हैं। ना सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनिमल टिश्यूज़ की तो आता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ आर द टिश्यूज़ विच आर कंपैक्टली पैक्ड, ठीक है। ये कंपैक्टली पैक्ड होते हैं एंड दीज प्रोवाइड द कवरिंग एंड लाइनिंग, ओके। नो सेकेंड जो टाइप होता है हमारा वो होता है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड दो पार्ट्स को लिंक करने का। अब क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, हमें पता है ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एक तो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज में भी यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एडिलर एंड सेकेंड वन इज एडिपोज। अब जो एडिलर होता है ये स्किन के नीचे होता है, दिस इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन एंड इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट। एंड एडिपोज की अगर मैं बात करूं, इसका काम होता है स्टोर करना फैट को एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, एंड ये स्किन में ही होता है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यूज के ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिव टिश्यू में डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे टेंडन्स होते हैं एंड हमारा होता है लिगामेंट्स। अब टेंडन्स का काम क्या होता है, टेंडन्स कनेक्ट दी मसल टू बोन्स एंड जो लिगामेंट होते हैं इट कनेक्ट दी बोन टू बोन, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, सेकंड हमने देखा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड हमारा स्पेशल कैटेगरी के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें होता है कार्टिलेज, इसमें होता है देन अगेन बोन एंड थर्ड वन होता है ब्लड। सो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दिस इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इसमें होता है आरबीसी, इसमें होता है डब्ल्यूबीसी, इसमें होता है प्लेटलेट्स एंड इसमें होता है प्लाज्मा। मोस्टली द ब्लड इज कंप्राइज्ड ऑफ प्लाज्मा। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने देख लिया सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड हमने डिस्कस किया अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड हमारे जो होते हैं वो होते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू में सबसे इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि दीज आर स्पेशलाइज फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। अब इसके तीन टाइप्स होते हैं, सबसे पहले तो है स्केलेटल मसल्स। द स्केलेटल मसल्स आर फाउंड इन द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट हमारा आता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमें स्टोमक में मिलते हैं एंड ब्लड वेसल में मिलते हैं। थर्ड है हमारा कार्डियक मसल। अब जैसे कार्डियक से आपको पता चल रहा होगा दीज आर फाउंड ओनली इन हार्ट, ओके। सो मेरे हिसाब से अब चीज़ आपको ये समझ में आ गई होगी।
अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। Which of the consider the following statement regarding the epithelial tissue? The simple squamous epithelium is found in the alveoli of lungs. Next is stratified squamous epithelium protects the against the wear and tear of the skin. And next is the cuboidal epithelium is commonly found in the lining of the kidney tubules. So ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, बट स्टिल वो पूछ सकते हैं मसल कौन सा मसल कहाँ पे किस तरीके से मिलता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली आपको इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लेना कि एपिथेलियल टिश्यू आपको लंग्स में भी देखने को मिलता है, ये स्किन में भी देखने को मिलता है, एंड ये किडनी के ट्यूबल्स में भी देखने को मिलता है। एंड एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं ना, सो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट। अगर आपको ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है इन द ह्यूमन बॉडी, तो मोस्ट अबंडेंट की अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यूज आर द मोस्ट अबंडेंट। ओके, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कनेक्टिव टिश्यू। सो इसको तो हमने पढ़ा ही है डिटेल में, अब देखते हैं। यस, adipose tissue stores fat, absolutely correct. Ligaments connect the bones to muscle, absolutely incorrect क्योंकि ligament bone to bone connect करता है, and tendons connect bone to bones, this is also incorrect क्योंकि tendon जो है वो muscle को bone से connect करता है। So यहाँ पे second and third statement incorrect है, only the first statement is true. Next देखते हैं, अब आगे हमारा muscle tissue। अब skeletal muscles are striated and voluntary. Smooth muscle are unstriated and involuntary. Cardiac muscles are cylindrical, branched and uninucleate. अब अगर मैं सही ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान में रखना कि स्केलेटल मसल्स में वॉलेंट्री मूवमेंट होता है, स्मूथ मसल्स में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। बाकी बेसिक्स मैंने आपको बता दिया है, ये थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन है तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नर्वस टिश्यूज। अब आते हैं हमारे नर्वस टिश्यूज पे क्वेश्चन। द न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, एब्सोल्युटली करेक्ट। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज synapse, and neurologia makes more than half of the volume of the neural tissues. So neural tissues की बात हो रही है, all the statements here is correct. Okay, now there is consider the following statement regarding the asexual production. अब यहाँ पे टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन का। अब देयर इज बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला तो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब सेकेंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एसेक्सुअल है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो लेट अस सी दिस नाउ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दिस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ अ सिंगल पेरेंट, या तो सिंगल पेरेंट से फॉर्मेशन हो रहा है और इट इज विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे टू मतलब पेरेंट्स, दो पेरेंट्स वहाँ पे होते हैं। अब देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन। सबसे पहला तो है बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन एज द नेम सजेस्ट कि एक सेल इट डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू इक्वल हाफ्स। टू इक्वल हाफ्स में सेल अपने आप को डिवाइड करता है, एंड दिस इज वेरी प्रोमिनेंट इन एमीबा, दिस इज वेरी प्रोमिनेंट इन पारामीशियम, एंड इट इज वेरी प्रोमिनेंट इन यूग्लिना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देयर इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स, एंड दिस मल्टीपल फिजन इज फाउंड इन प्लाज्मोडियम। ओके, करेक्ट है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो वेरी फेमस बडिंग इज देयर। अब बडिंग में क्या होता है कि अनइक्वल डिवीजन होता है। नाउ अनइक्वल डिवीजन कैसे होता है कि जो बड होता है ना, जो ओवर ग्रोथ का एरिया होता है वो अपने आप को डिटैच कर लेता है बॉडी से। ठीक है, सो बडिंग इज कॉमनली सीन इन यीस्ट एंड इट इज ऑल्सो सीन इन हाइड्रा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्रेगमेंटेशन।
अब फ्रेगमेंटेशन की मैं बात करूं तो फ्रेगमेंटेशन में आपको पता होगा द वर्ड फ्रेगमेंट मतलब क्या, कि जो बॉडी है इट ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड ईच पीस फॉर्म्स एन अडल्ट। एक बॉडी है वो अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी एंड डिवीजन के बाद जो है ईच पार्ट जो है वो अपने आप को एज एन एडल्ट ग्रो करता है। ओके, नाउ फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल सबसे पहला तो है स्पिरोगिरा एंड द सेकेंड वन इज प्लेनेरिया। ओके, सो एसेक्सुअल प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन हमने देखा भी। लेट्स सी द क्वेश्चंस एंड जैसे उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे वी विल डिस्कस द अदर टॉपिक्स एज वेल। नाउ द बाइनरी फिजन्स इन्वॉल्व्स अ सेल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड ये बाइनरी फिजन हमें किस में देखने को मिलता है, अमीबा में देखने को मिलता है। देन हमें ये पैरामीशियम में देखने को मिलता है एंड यूग्लेना में देखने को मिलता है। Next is Leishmania reproduces via longitudinal binary fission. And the third one is Plasmodium reproduces via multiple fission. So हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है एंड थर्ड भी ट्रू है। सो आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे होगा। नाउ अब हमने देखा था अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। अब अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो मेल प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द प्लांट्स इज द स्टेमन एंड स्टेमन होता है एंथर में। नेक्स्ट है अगर मैं बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज पिस्टिल, पिस्टिल और कार्पल विच इज फाउंड इन द स्टिग्मा। एंड आपने सुना होगा पॉलिनेशन का प्रोसेस। Now, the pollination is the process in which there is transfer of pollen grains from anther to the stigma, that is the male to the female part of the flower. Anther to stigma के बीच जो pollen grain का transfer होता है this is known as the pollination. So यहाँ पे ये चीज़ clear हो गई। Okay, so अब देखते हैं the carpel is the female reproductive part of the flower. Absolutely correct. Pollination is the transfer of pollen grain from stigma to anther. ये गलत है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया anther to stigma होता है। एंड थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ाइगोट। तो ये तो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है ही। सो सेकंड हमारा इनकरेक्ट है, ओनली द फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रू। रीजन यहाँ पे मैंने बता भी दिया है एंड यू कैन सी दिस एज वेल। ओके, अब ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेट अस जस्ट सी दी ऑप्शंस एंड देन आंसर। गैमेट्स आर दी हैप्लॉइड सेल्स। दो टाइप के सेल्स होते हैं इसमें, हैप्लॉइड होते हैं एंड डेप्लॉइड होते हैं। तो जो गैमेट्स होते हैं दीज आर दी हैप्लॉइड सेल्स। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑकर्स इन द यूटेरस, दिस इज रॉन्ग। एंड जाइगोट्स जो है वो डिवाइड होके एम्ब्रियो फॉर्म करता है विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड जो है हमारा इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज यूटेरस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब में विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ओविडक्ट। ओके, सो सेकेंड हमारा इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन यू कैन सी हियर। Consider the following statement regarding the reproductive health. Now, the placenta provides the nutrition to embryo from the mother's blood. Absolutely correct statement है. Menstruation occurs if the egg is fertilized. No, it does not occur when the egg is fertilized. The gestation period in humans is around 9 months. Absolutely correct है. Second statement incorrect है because menstruation it does not occur when the एग फर्टिलाइजर्स। मेंस्ट्रुएशन या जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो रुक जाती है इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड। ओके, सो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। जेस्टेशन पीरियड पता ही होगा आपको एंड प्लेसेंटा के बारे में ये जानना पड़ेगा आपको कि इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रॉयज फ्रॉम द मदर्स ब्लड। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टीरियल या प्रोटोजोन फिजन। अब मैंने आपको अभी बताया था इन द एसेक्सुअल मोड्स ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस वाया बाइनरी फिजन।
irregular binary fission is seen in amoeba and transverse binary fission is seen in the paramecium. सो करेक्ट आंसर की बात करें, सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, इरेगुलर बाइनरी फिजन से अमीबा रिप्रोड्यूस करता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से पैरामीशियम यहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू हेयर। नेक्स्ट इज मेंडल एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसको देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की, तो मेंडल ने क्या किया था, सबसे पहले तो पता होना चाहिए मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक्सपेरिमेंट के लिए 7 पेयर्स ऑफ पीस लिया था, इट मीन 14 वैरायटीज़ यहाँ पे ली थी, 7 पेयर्स लिए थे। 2 रिजल्ट्स हमें मिले थे यहाँ पे, एक तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मिला था, एक हमें डाई हाइब्रिड मिला था। ओके, मोनो हाइब्रिड में क्या होता था, 1 जीन का इनहेरिटेंस देखने को मिला था, ठीक है, जिसमें F1 क्या था, ऑल ऑफस्प्रिंग, जितने भी ऑफस्प्रिंग हुए थे वो सारे टॉल थे, एंड F2 में क्या हुआ था, दोनों के दोनों ट्रेड देखने को मिले थे। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल यू कैन सी फिनोटाइपिक रेशियो ये सब आजकल नहीं पूछते हैं, बट स्टिल आई हैव मेंशनड इट, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे ये PDF में मेंशनड है। दिस क्वेश्चन अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस ये भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट का ही है, सो इसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी एंड आपका रिवीजन हो जाएगा। इसको मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 300+ क्वेश्चन हैं इस PDF में, एंड मेरा टारगेट है कि इसको मैं बहुत जल्दी कवर कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिक्स भी बताना है। सो कुछ क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करो, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ को, ठीक है। सो आज की वीडियो ऑलरेडी मेरे हिसाब से 50 मिनट्स के अराउंड की हो गई है, तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, यहीं तक है। अगर आप ये वीडियो को रेगुलरली देख रहे हो तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताना कि वीडियो की ड्यूरेशन में क्या रखूं, सो दैट आपको रिवाइज करने में इजी हो। अभी के लिए 50 मिनट्स के अराउंड की मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको ज़्यादा लेंथ की वीडियो चाहिए यू कैन ऑलवेज मेंशन योर सजेशन इन दी कमेंट सेक्शन। सो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो, कॉमेंट कर देना, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर एकेडमिक्स यू कैन सेंड द ईमेल डायरेक्टली, ईमेल आपको चैनल पे मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप पर्सनली DM मुझसे करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडीइंग।